गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान मशरिक़ वस्ता से मुताल्लिक़ कई अहम रिपोर्ट्स सामने आई हैं जिन्होंने एक बार फिर खित्ते की सूरत-ए-हाल को आलमी तवज्जो का मरकज़ बना दिया है। और 29 जुलाई को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू के दरमियान होने वाली मुलाकात के बाद मुख्तलिफ बैन अल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा सामने आया कि ईरान के हवाले से आइंदा हिकमत अमली पर अहम मुशावरत की गई। कुछ तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इस मुलाकात में ऐसे मुमकिना फौजी ऑप्शंस पर भी गौर किया गया जिनका मकसद ईरान पर दबाव बढ़ाना और इसे अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी के लिए मजबूर करना हो सकता था। ताहम उन रिपोर्ट्स की आज़ाद ज़राए से मुकम्मल तस्दीक नहीं हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे कबल इंटेलिजेंस मालूमात, ज़मीनी जायज़ों और मुख्तलिफ अस्करी मंसूबों पर काफ़ी अरसे से काम जारी था और बाज़ माहिरीन का ख्याल है कि इस मंसूबा बंदी का एक बड़ा हिस्सा पहले ही मुकम्मल किया जा चुका था। 1 अगस्त को एक और अहम पेशरफ्त सामने आई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में एक आला सतही इजलास तलब किया। ये वही सिचुएशन रूम है जहां अमरीका के कई अहम कौमी सलामती से मुताल्लिक फैसलों की निगरानी की जाती रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इजलास में आला फौजी हुक्काम ने खित्ते की मौजूदा सूरत-ए-हाल, मुमकिना अहदाफ और आइंदा अस्करी ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी। बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि इजलास के दौरान मुख्तलिफ मुमकिना अहदाफ पर गुफ्तगू हुई और ये जायजा लिया गया कि अगर ईरान के खिलाफ मजीद कार्रवाई की जाए तो उसके मुमकिना नताइज क्या हो सकते हैं। इसी दौरान एक और खबर भी सामने आई। कुछ अमरीकी मीडिया इदारों ने नामालूम ज़राए के हवाले से रिपोर्ट किया कि सदर ट्रंप बाज़ अस्करी तजावीज़ से मुतमईन नहीं थे और मजीद मुअस्सिर ऑप्शंस तलब कर रहे थे। अगरचे इन रिपोर्ट्स की सरकारी तौर पर मुकम्मल तस्दीक नहीं की गई, लेकिन मुतअद्दिद अमरीकी मीडिया इदारों ने इसी नौयत की इत्तलात शाये की। इसके बाद मुख्तलिफ ज़राए से ये खबरें भी सामने आएं कि अमरीका और इसराइल ईरान से मुताल्लिक अपनी आइंदा हिकमत अमली पर मुसलसल राब्ते में है। इसी दौरान अमरीकी मीडिया में ये खबरें भी गर्दिश करने लगें कि खित्ते में सिक्योरिटी खदशात के बाइस अमरीका ने बाज़ सिफारती अमले के लिए एहतियाती इक़दामात किए। Multiple sources telling CBS News that the United States and Israel are planning the most significant strikes ever on Iran's energy infrastructure, a threat President Trump has made multiple times in recent months. Chief Foreign Affairs correspondent Margaret Brennan broke. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सिफारती अमले के बाज़ अरकान को मखसूस मकामात से मुंतकिल किया गया, जबकि ईरान ने भी साहिली इलाकों में बाज़ हिफाजती इंतजामात मजीद सख्त किए। इसी दौरान खिलजे ओमान में भी बहरी सरगर्मियों में इजाफे की इत्तलात सामने आए। ये तमाम पेशरफ्त इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि खित्ते की सूरत-ए-हाल मामूल से ज़्यादा हसास हो चुकी है। अमरीकी टीवी चैनल्स ने भी उन खबरों को नुमाया अंदाज में नशर किया और मुतअद्दिद प्रोग्रामों में मुमकिना पेशरफ्त पर खुसूसी तज्ज़िये पेश किए। इसीलिए इस वक्त बहुत से मुबस्सिरीन ये सवाल उठा रहे थे कि क्या वाकई खित्ते में किसी बड़ी फौजी कार्रवाई का इम्कान बढ़ रहा है या फिर ये सिर्फ दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली का हिस्सा था। इसी दौरान एक और अहम पेशरफ्त सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी यूरोपीय कमांड के पास मौजूद बहरी वसाइल के बारे में पेंटागन को एक अहम जायजा भेजा गया। कुछ अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स, खुसूसन वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक यूरोपीय कमांड ने इस बात की निशानदेही की कि अगर मशरिक़ वस्ता में मजीद बहरी वसाइल तैनात किए जाते हैं तो यूरोप में मौजूद अमरीकी दिफाई सलाहियत मुतासिर हो सकती है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि इस वक्त अमरीकी बहरिया के मुतअद्दिद डिस्ट्रॉयर पहले ही बहराए रोम में मुख्तलिफ मिशंस पर मौजूद थे। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अगर मजीद जंगी जहाज मशरिक़ वस्ता भेजे जाते तो अमरीकी फ़ौज को यह फैसला करना पड़ता कि दस्तयाब वसाइल को किस तरजीह के साथ इस्तेमाल किया जाए। बाज़ दिफाई माहिरीन का कहना है कि हर फौजी कमांड अपनी जिम्मेदारियों के मुताबिक दस्तयाब वसाइल का जायजा लेती है और मुमकिना खतरात के पेश नज़र आला क़यादत को सिफारिशात भेजती है। इसीलिए इन रिपोर्ट्स को बाज़ मुबस्सिरीन ने मामूल की अस्करी मंसूबा बंदी का हिस्सा भी करार दिया। इसी दौरान एक और अहम खबर सामने आई। इस वक्त जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के हवाले से सख्त बयानात दे रहे थे, ईरानी हुक्काम ने भी अपने सरकारी मौक़िफ़ का इजहार किया। ईरान की जानिब से कहा गया कि तेहरान बराह रास्त अमरीका से किसी नई बातचीत में शामिल नहीं है। ईरानी हुक्काम के मुताबिक अगर किसी किस्म के सिफारती राब्ते हो रहे हैं तो वो इलाकाई सालिसों, खुसूसन सल्तनत ओमान के जरिए किए जा रहे हैं।
اس دوران مختلف میڈیا رپورٹس میں سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے کردار کا بھی ذکر کیا گیا۔ بعض رپورٹس کے مطابق انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ ان رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا کہ گفتگو کے دوران خطے کے معاشی استحکام، توانائی کی منڈی اور سرمایہ کاری کے مستقبل پر بھی بات ہوئی۔ کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ خلیجی ممالک اس بات کے خواہاں ہیں کہ خطے میں ایسی کسی بڑی فوجی کشیدگی سے گریز کیا جائے جس کے نتیجے میں توانائی کی تنصیبات، برآمدی مراکز عالمی تجارت متاثر ہو، کیونکہ مشرق وسطی عالمی توانائی کی فراہمی میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے، اس لیے کسی بھی بڑے فوجی تصادم کے اثرات پوری دنیا کی معیشت تک پہنچ سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے بعض مبصرین کا خیال ہے کہ سفارتی کوششیں بھی اسی شدت سے جاری رہتی ہیں جس شدت سے فوجی تیاریوں کی خبریں سامنے آتی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق ایران کے بعض فوجی حکام نے پہلے بھی یہ موقف اختیار کیا تھا کہ اگر ایران کی اہم توانائی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تو اس کے اثرات صرف ایران تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پورا خطہ متاثر ہو سکتا ہے۔ تاہم یہ بیانات متعلقہ حکام کے سرکاری موقف کی نمائندگی کرتے ہیں اور مستقبل کی صورتحال مختلف عوامل پر منحصر ہوگی۔ اسی دوران اقتصادی پہلو بھی زیر بحث آیا۔ کچھ ماہرین کے مطابق اگر مشرق وسطی میں بڑے پیمانے پر کشیدگی پیدا ہوتی ہے تو اس کا اثر صرف تیل کی قیمتوں تک محدود نہیں رہے گا بلکہ عالمی سرمایہ کاری، مالیاتی منڈیوں اور سپلائی چینز پر بھی پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے بہت سے ممالک کسی بھی بڑے فوجی تصادم سے پہلے سفارتی حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری جانب بعض دفاعی ماہرین کا خیال ہے کہ امریکی فوجی قیادت کے سامنے ایک اہم سوال یہ بھی تھا کہ محدود وسائل کو کس خطے میں زیادہ ترجیح دی جائے۔ بعد ازاں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور بیان جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر مناسب سفارتی پیش رفت ہوتی ہے تو امریکہ ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی کو مؤخر کرنے پر غور کر سکتا ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر مذاکرات میں پیش رفت ہوتی ہے تو اس کا مقصد خطے میں کشیدگی کم کرنا ہوگا۔ ساتھ ہی انہوں نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل بھی اس سفارتی عمل میں امریکہ کے ساتھ تعاون کرے گا۔ تاہم ان بیانات پر مختلف ممالک اور تجزیہ کاروں کی جانب سے مختلف آرا سامنے آئیں اور ان دعووں کی آزاد ذرائع سے مکمل تصدیق نہیں ہو سکی۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ صدر ٹرمپ نے ایران کے حوالے سے سخت زبان استعمال کی ہو۔ ان کے بعد سابقہ بیانات بھی بین الاقوامی سطح پر کافی بحث کا موضوع بنے تھے۔ بعض مبصرین کا خیال ہے کہ سخت بیانات بعض اوقات سفارتی دباؤ بڑھانے کی حکمت عملی کا حصہ ہوتے ہیں، جبکہ دوسرے ماہرین انہیں سیاسی پیغام رسانی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی دوران صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک بیان پر بھی توجہ دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے مختلف سفارتی اور عسکری آپشنز پر غور کر رہا ہے۔ بعد ازاں صحافیوں نے ان سے ایران کے ساتھ ممکنہ مذاکرات کے بارے میں سوال کیا۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اس وقت دو اہم معاملات پر گفتگو ہو رہی ہے۔ پہلا معاملہ آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت سے متعلق تھا، جبکہ دوسرا ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق امریکی موقف تھا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ خطے میں جہازوں کی آمد و رفت محفوظ رہے اور مستقبل میں ایران جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ دوسری جانب ایرانی حکام مسلسل یہ موقف پیش کرتے رہے ہیں کہ ایران کا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ اسی حوالے سے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی اور مختلف امریکی انٹیلی جنس جائزوں میں بھی وقتاً فوقتاً مختلف اندازے سامنے آتے رہے، جنہیں متعلقہ اداروں کے اپنے جائزوں کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے۔ اسی دوران آبنائے ہرمز کے حوالے سے بھی کئی اہم بیانات سامنے آئے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران اور سلطنت عمان کے درمیان بحری آمد و رفت کے حوالے سے رابطے جاری ہیں۔ ان کے مطابق ان مذاکرات کا مقصد آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں کی محفوظ نقل و حرکت کو یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ممالک محفوظ بحری راستوں کے تعین اور جہازوں کی آمد و رفت کے ترکار پر بھی بات چیت کر رہے ہیں۔ کچھ تجزیہ کاروں کے مطابق آبنائے ہرمز عالمی تجارت کا ایک نہایت اہم سمندری راستہ ہے جہاں سے دنیا کی توانائی کی بڑی مقدار گزرتی ہے۔ اسی لیے اس علاقے میں پیدا ہونے والی کسی بھی کشیدگی کے اثرات صرف خطے تک محدود نہیں رہتے بلکہ عالمی معیشت پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ ایران طویل عرصے سے یہ موقف اختیار کرتا آیا ہے کہ خلیج فارس اور آبنائے ہرمز اس کی قومی سلامتی کے لیے انتہائی اہم علاقے ہیں۔
दूसरी जानिब ओमान भी खित्ते में बहरी सलामती बरकरार रखने के लिए सिफारती किरदार अदा करता रहा है। इसी वजह से दोनों ममालिक के दरमियान जारी राब्तों को बाज़ माहिरीन खित्ते के इस्तेहकाम के लिए अहम करार देते हैं। बाद अज़ा एक और दिलचस्प सवाल सामने आया। जब ईरानी तर्जुमान से पूछा गया कि अगर सिफारती राब्ते जारी हैं तो वो किन ममालिक के जरिए हो रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि मुख्तलिफ मामलात पर मुख्तलिफ ममालिक के साथ राब्ते होते रहते हैं। उन्होंने खास तौर पर पाकिस्तान और ओमान के किरदार का जिक्र किया, जबकि बाज़ मामलात में कतर के साथ भी राब्तों की निशानदेही की। दूसरी जानिब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी गुफ्तगू में मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और सऊदी अरब का जिक्र किया। इसी वजह से बाज़ मुबस्सिरीन ने यह सवाल उठाया कि मुख्तलिफ फरीक मुख्तलिफ ममालिक का नाम क्यों ले रहे हैं। दिफाई और सिफारती माहिरीन का कहना है कि बैन अल-अक़वामी तनाज़ात में अक्सर एक ही वक्त में मुतअद्दिद ममालिक मुख्तलिफ सतहों पर सालसी राब्तों में शामिल होते हैं। इसीलिए ज़रूरी नहीं कि तमाम फरीक एक ही सालिस या एक ही सिफारती चैनल का जिक्र करें। इसीलिए इस मामले को भी मुख्तलिफ सिफारती ज़ावियों से देखा जा रहा है और आइंदा दिनों में मज़ीद मालूमात सामने आने के बाद ही सूरत-ए-हाल मज़ीद वाज़ेह हो सकेगी। इस तमाम सूरत-ए-हाल के दौरान बाज़ तज्ज़ियाकारों का यह भी कहना था कि अमरीकी इंतज़ामिया के बाज़ सख्त मुअक्किफ़ रखने वाले हल्के पाकिस्तान को ईरान के निस्बतन करीब समझते हैं। उनके मुताबिक जून में होने वाली बाज़ सिफारती पेशरफ्त के बाद ये तासुर पैदा हुआ कि वाशिंगटन को ईरान से मुताल्लिक़ मामलात में पाकिस्तान के किरदार पर तहफ़्फ़ुज़ात है। इसी वजह से बाज़ मुबस्सिरीन के ख्याल में अमरीकी क़यादत ने अपनी अवामी गुफ्तगू में पाकिस्तान का नाम लेने से ग्रेज़ किया, जबकि कतर जैसे ममालिक का जिक्र ज्यादा नुमाया रहा। ताहम उन दावों की आज़ादाना तस्दीक नहीं हो सकी। इसी दौरान एक और रिपोर्ट सामने आई जिसमें दावा किया गया कि रूस मुख्तलिफ शबों में ईरान को मुआवनत फराहम कर रहा है। NBC समेत चंद बैन अल-अक़वामी ज़राए इब्लाग ने इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट्स शाये की, ताहम उनमें पेश की गई बेशतर मालूमात पहले भी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में सामने आ चुकी थीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ईरान को सैटेलाइट मालूमात, सिग्नल इंटेलिजेंस और निगरानी से मुताल्लिक़ डेटा फराहम कर सकता है, जबकि बाज़ तज्ज़ियों में यह भी कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के मैदान में रूस और चीन की बाज़ टेक्नोलॉजीज़ ईरान के लिए मुफीद साबित हो सकती है। इन दावों की भी आज़ाद ज़राए से मुकम्मल तस्दीक नहीं हुई। हकीकत यह है कि जदीद जंगें सिर्फ टैंकों, जहाज़ों और मिसाइलों से नहीं जीती जाती, बल्कि इनमें सैटेलाइट नेविगेशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सिग्नल जामन, साइबर सलाहियतों और रियल टाइम इंटेलिजेंस का किरदार इंतहाई अहम हो चुका है। अगर किसी मुल्क के हथियार सैटेलाइट रहनुमाई पर इन्हिसार करते हों तो मुखालिफ फरीक उन सिग्नल्स को जाम या मुतासिर करने की कोशिश करता है ताकि हमले की दुरुस्तगी कम हो जाए। अब अगर जोहरी हथियारों के इस्तेमाल के खदशात की बात की जाए तो इसके पस मंजर को समझने के लिए दूसरी जंग अजीम की एक अहम मिसाल अक्सर पेश की जाती है। बैटल ऑफ ओकिनावा दूसरी जंग अजीम की सबसे खूनरेज लड़ाइयों में शुमार होती है। ये जंग 1 अप्रैल से 22 जून 1945 तक तकरीबन 82 दिन जारी रही। इस दौरान अमेरिका और जापान दोनों को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। मुख्तलिफ तारीखी ज़राए के मुताबिक हज़ारों अमरीकी फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हुए, जबकि जापानी फ़ौज और शहरी आबादी को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। बहुत से मुअर्रिखीन के मुताबिक ओकिनावा की शदीद लड़ाई ने अमरीकी क़यादत को ये सोचने पर मजबूर किया कि अगर जापान के मरकज़ी जज़ायर पर बराह रास्त हमला किया गया तो इसकी कीमत कहीं ज़्यादा भारी हो सकती है। इसी तारीखी पस मंजर को बाज़ माहिरीन बाद में जापान पर एटमी बम इस्तेमाल करने के फैसले से जोड़ते हैं, अगरचे इस फैसले की वजूहात आज भी तारीख दानों के दरमियान बहस का मौजू है। अमरीका को इस वक्त ये अंदाज़ा था कि जापान काफ़ी कमज़ोर हो चुका है और अब इस पर बराह रास्त हमला करके कब्जा करना मुमकिन होगा। इससे पहले भी ऐसी जंगी कार्रवाइयां हो चुकी थीं, लेकिन जापान के खिलाफ कार्रवाई एक बहुत बड़े चैलेंज की हैसियत रखती थी, क्योंकि जापान का मोराल तोड़ना आसान नहीं था। जापान ने इस सूरत-ए-हाल में एक नई हिकमत अमली इख्तियार की। इसने कामिकाज़ी फोर्सेस तश्कील दें, जिनमें ऐसे पायलट्स शामिल थे जो अपनी जान की परवाह किए बगैर दुश्मन के बहरी जहाज़ों को निशाना बनाते थे। ये ज्यादातर नौजवान पायलट्स थे, क्योंकि तजर्बाकार जापानी पायलट्स की बड़ी तादाद जंग में पहले ही हलाक हो चुकी थी। इन नौजवानों को तरबियत देकर अमरीकी बहरी बेड़े के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। अगरचे बहुत से हमले नाकाम भी हुए, लेकिन कुछ हमलों ने अमरीकी बहरिया को शदीद नुकसान पहुंचाया।
ओकिनावा की जंग के दौरान अमेरिका को बहुत ज्यादा जानी नुकसान उठाना पड़ा, हालांकि आखिरकार फतह अमेरिका ही के हिस्से में आई। ये जंग अमेरिकी मुआशरे के लिए एक बहुत बड़ा सदमा थी। रोजाना बड़ी तादाद में फौजियों की हलाकतों की खबरें अमेरिका पहुंच रही थीं और लोगों में यह खौफ बढ़ रहा था कि अगर जापान पर जमीनी हमला किया गया तो नुकसान मजीद कई गुना बढ़ सकता है। जर्मनी ने 8 मई 1945 को हथियार डाल दिए थे, लेकिन ओकिनावा की जंग जून 1945 तक जारी रही। यानी जर्मनी के खात्मे के कई हफ्तों बाद भी बहरुल काहिल में जंग जारी थी। अमेरिका के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि जापान को हथियार डालने पर कैसे मजबूर किया जाए। ओकिनावा की जंग ने अमेरिकी क़यादत को यह एहसास दिलाया कि जापानी फौज आखिरी हद तक मुज़ाहमत कर सकती है। जापानी क़यादत ने अपने अवाम को भी मुमकिना हमले के लिए तैयार किया हुआ था और वो आसानी से हथियार डालने के लिए तैयार नहीं थी। यहाँ ये बात भी वाज़ेह रहनी चाहिए कि दूसरी जंग अजीम में जापान के इक़दामात भी इंतहाई तबाहकुन थे। जापानी फौज ने चीन, इंडोनेशिया और बहरुल काहिल के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर मजालिम किए, जिन्होंने इस जंग को मजीद पेचीदा बना दिया। ओकिनावा के तजर्बे के बाद अमरीकी सदर हैरी ट्रूमैन और उनकी इंतजामिया के सामने एक मुश्किल फैसला था। उन्हें खदशा था कि अगर जापान पर जमीनी हमला किया गया तो अमरीकी फौजियों की बड़ी तादाद हलाक हो सकती है। इसी पस मंजर में एटमी हथियार इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। अमरीकी हुक्काम ने ऐसे शहरों का इंतखाब किया जो पहले की शदीद बमबारी से मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुए थे। इसके बाद अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी हमले किए गए। उन हमलों के बाद जापान ने बिलाखिर हथियार डाल दिए और दूसरी जंग अजीम का इख्तिताम हुआ। तारीख दान आज भी इस फैसले पर बहस करते हैं। कुछ का मुअक्किफ है कि इस अक़दाम ने जंग जल्द ख़त्म की और मुमकिना तौर पर लाखों जानें बचाईं, जबकि कुछ इसे शहरी आबादी पर एक इंतहाई तबाहकुन हमला करार देते हैं। तारीख का मुताला हमें यह समझने में मदद देता है कि जंगी फैसले अक्सर सियासी, फौजी और इंसानी अवामिल के पेचीदा इम्तिजाज का नतीजा होते हैं। इसीलिए आज के आलमी हालात को समझने के लिए हमें तारीख के इन वाक़यात का गैर जानिबदाराना जायजा लेना चाहिए। आज के दौर में भी रियासतें अपने फैसले करते वक्त माजी के तजर्बात को सामने रखती हैं। जंग सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं रहती, बल्कि इसके असरात सियासत, मईशत और आम लोगों की जिंदगियों तक पहुंचते हैं। इसीलिए जदीद तनाज़ात में ये बात अहम है कि कशीदगी को कम करने और सिफारती हल तलाश करने की कोशिश की जाए, क्योंकि बड़ी जंगों के नताइज अक्सर तवक्को से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। जहां तक हथियारों के ज़खायर का ताल्लुक है, अक्सर यह गलत फहमी पाई जाती है कि किसी मुल्क के पास हथियार खत्म हो गए हैं। हकीकत में मसला सिर्फ तादाद का नहीं, बल्कि सलाहियत, दुरुस्तगी, रसद और मुअस्सिर इस्तेमाल का भी होता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी फौज के पास बड़ी तादाद में हथियार मौजूद हों, लेकिन वो अपने मतलूबा हदफ को मुअस्सिर अंदाज में निशाना ना बना सके, तो उनकी अमली अहमियत कम हो जाती है। जदीद जंग में सिर्फ हथियारों की तादाद नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस, दिफाई निज़ाम और दुरुस्त निशाना लगाने की सलाहियत भी फैसला कुन किरदार अदा करती है। तारीख हमें यह सबक देती है कि ताकत के बावजूद हर जंग की एक इंसानी कीमत होती है। माजी के वाक़यात को समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे फैसले किए जा सकें जो तबाही के बजाय अमन और इस्तेहकाम की तरफ ले जाएं। कुछ लोग सवाल करते हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे ज्यादा तबाही की बात करते हैं, तो क्या इसका मतलब किसी मौजूदा सूरत हाल की तरफ इशारा है? जहां तक व्हाइट हाउस से मालूमात बाहर आने का ताल्लुक है, तारीख में हमेशा ये देखा गया है कि बड़ी हुकूमतों और इदारों में मालूमात मुख्तलिफ ज़राए से सामने आती रहती है। कभी हुक्काम खुद बयानात देते हैं, कभी मीडिया ज़राए से मालूमात सामने आती हैं और कभी अंदरूनी हलकों से खबरें बाहर आती हैं। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में भी मीडिया और सियासी हलकों में ये बहस रही कि मालूमात किस तरह आवाम तक पहुंचती है। जदीद दौर में सियासत, मीडिया और कारोबारी मुफादात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से मालूमात का फैलाव एक पेचीदा अमल बन चुका है। दुनिया की बड़ी ताकतों के सरबराहों से ये तवक्को की जाती है कि वो आलमी जिम्मेदारियों को सामने रखकर फैसले करें, क्योंकि उनके फैसलों के असरात सिर्फ उनके मुल्क तक महदूद नहीं रहते, बल्कि पूरी दुनिया पर असरअंदाज हो सकते हैं। आज के सियासी निज़ाम में एक बड़ा चैलेंज ये है कि अक्सर फैसलों पर फौरी सियासी और माशी दबाव असरअंदाज होता है।
اسی لیے دنیا کو ایسے نظام کی ضرورت ہے جہاں طویل مدتی سوچ، امن اور انسانی مفادات کو زیادہ اہمیت دی جائے۔ اگر عوامی مسائل کو مؤثر طریقے سے حل کیا جائے اور لوگوں کو فیصلہ سازی کے عمل میں زیادہ شامل کیا جائے تو ملک زیادہ مضبوط اور مستحکم ہو سکتا ہے۔ تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دنیا کے بڑے مسائل آسان فیصلوں سے حل نہیں ہوتے۔ طاقت، سیاست اور مفادات کے ساتھ ساتھ انسانی پہلو کو بھی ہمیشہ سامنے رکھنا ضروری ہے۔ امن، استحکام اور ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ممالک ماضی کے تجربات سے سیکھیں اور مستقبل کے لیے بہتر فیصلے کریں۔